क्लास में रेगुलर रहिए। अगर रेगुलर नहीं रहेंगे तो एक चीजें दूसरे से इंटरलिंक है, तो वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। बात समझ रहे हैं? तो आपको कंटिन्यू क्लास में रहना है। अगर कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो समस्या आप लोगों को होगी। इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक। अब जैसे जो आज पहली बार आप लोग आए हो, तो हम लोगों ने इसके पहले देखिए भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक 5 लेक्चर का है। कितने लेक्चर का है? 5 लेक्चर का है, जिसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोग 20 से आए हो। समस्या ये होती है, जब आप 20 से आओगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसको हमने 2 भागों में बांटा था, भारत के संवैधानिक विकास को। 2 मिनट जरा इन लोगों को रिकॉल थोड़ा सा कर दें। इसमें एक था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का संवैधानिक विकास, ये 1773 से लेकर के 1858 के जितने एक्ट थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 73 का है, 71 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, इसके बाद फिट्स इंडिया एक्ट है, 1793 का एक्ट है, फिर 1813 का एक्ट पढ़ा हम लोगों ने, 1833 का पढ़ा, फिर 1853 का पढ़ा। ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। इसमें भी हम लोगों ने 1858 का एक्ट कंप्लीट कर लिया, 1861 का कंप्लीट कर लिया, 1892 का कंप्लीट कर लिया, 1909 का पढ़ लिया। इतने एक्ट हम पढ़ा चुके हैं। अब इसमें मात्र 2 एक्ट बचे हुए हैं, वह है 1919 का अधिनियम और 1935 का, और एक छोटा सा अधिनियम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यही बचा है। आज ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट वी डिस्कस संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब वो टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे, देन वी कम बैक, आएंगे हम देशी रियासतों का एकीकरण, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज इतना पहले कंप्लीट करें, फिर देन फर्दर वी डिस्कस टुमारो। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, क्लास में भी रेगुलर, हमेशा रेगुलर रहिएगा, एब्सेंट मत होइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके। अब देखिए इतना एक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। आप लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो ग्रुप में नोट्स हमने पर डे क्लास का भिजवा दिया है। उससे आप लोग क्या करेंगे? नोट बना लेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो हम आधा घंटा पहले यहाँ आ जाते हैं, तो आप लोग हमसे क्या करेंगे? डिस्कस कर लेंगे, पूछ लेंगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं। जो भी है विदाउट एनी हेजिटेशन, आप बिना किसी संकोच के हमसे पूछ लेंगे। ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ रहे हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। कहीं कहीं पे लिखा होता है भारत परिषद अधिनियम, तो दोनों का मतलब एक ही है। एक चीज यहाँ नोटिसेबल पॉइंट है, ये 1919 देखिए कितनी बार लिखा है इसमें? 2 बार लिखा है। इससे 2 चीजें निकल करके आती हैं। 2 इसके फीचर हैं। एक है कि द्विसदनी व्यवस्था। द्विसदनी व्यवस्था, भारत में 2 सदन, जैसे आपका लोकसभा और राज्यसभा है, तो भारत में द्विसदनी जो व्यवस्था स्टार्ट की गई थी, इसी अधिनियम से की गई थी। किस अधिनियम से? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है। अच्छा, दूसरा है, एक चीज होता है द्वैध शासन। द्वैध शासन, जिसको हम लोग डायआर्की कहते हैं। क्या कहते हैं? डायआर्की या द्वैध शासन। इसकी शुरुआत इसी अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये 2 पॉइंट कभी मत भूलिएगा। जब कभी एग्जाम में पूछे कि हमारे यहाँ द्विसदनी व्यवस्था किस अधिनियम से स्टार्ट हुई थी, आप क्या बताएंगे? 1919 के अधिनियम से। दूसरी चीज बताएंगे कि द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत अगर एग्जाम में पूछता है तो क्या बताएंगे? 1919। इस अधिनियम को एक और नाम है मॉन्टेग्यू, हाँ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड।
सुधार भी इस अधिनियम को कहते हैं। मॉन्टेग्यू जो था ये भारत सचिव था। क्या था ये? भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड क्या था? भारत का वायसराय था। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है द्वैध शासन व्यवस्था। तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरार्की। आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा संविधान में, 7वीं अनुसूची पढ़ा है आप लोगों ने? 7वीं अनुसूची, इसमें 3 लिस्ट दिए गए हैं। कौन कौन से? संघ सूची, यूनियन लिस्ट जिसे हम कहते हैं, दूसरा राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, और तीसरा कंकरेंट लिस्ट जिसको हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। ये 3 सूचियां हमारे संविधान में है। सूची का मतलब होता है बेटा सब्जेक्ट, जैसे रेलवे, पोस्टल, ठीक है, आर्मी, या आपका विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सेंट्रल लेवल पर, राज्य लेवल पर भी होता है। ठीक है, ये किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। लेकिन अब राज्य सरकारें हैं, जैसे जनरल प्रशासन है, जेल है, पुलिस है, लॉ ऑर्डर है, ये सब किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसके बाद आती है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे जाते हैं जिस पर केंद्र भी कानून बनाएगी और राज्य भी कानून बनाएगा। लेकिन अगर कोई कंट्राडिक्शन होता है उस केस में राज्य का कानून मतलब इंप्लीमेंट नहीं होगा, केंद्र का कानून इंप्लीमेंट होगा, लागू होगा। आ जाओ कमिंग बेटा। तो केंद्र का कानून क्या होगा? लागू होगा। बेटा ये यूपीएससी वाली क्लास है। हाँ, कमिंग बैठ जाओ। तो वहां पर क्या होगा? राज्य का कानून लागू नहीं होगा, केंद्र का कानून लागू होगा उस मात्रा तक जहां की राज्य का कानून केंद्र के कानून को क्या करता है? विरोध करता है या उसके अगेंस्ट है। समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं, राज्य भी और केंद्र भी। जैसे आपका शिक्षा है, वन है, एजुकेशन है, ये सब कंकरेंट लिस्ट में है जिस पर दोनों कानून बनाते हैं। तो ऐसे ही क्या किया गया? द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत जो विषय थे इसको 2 भागों में बांटा गया। जो केंद्र के महत्व के थे उसको केंद्र सरकार को दे दिया गया, जो राज्य के महत्व के सब्जेक्ट थे वो राज्यों को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? राज्यों को। तो विषय को क्या किया गया? जो विषय थे ये इसको 2 भागों में बांट दिया गया, जैसे रेलवे, पोस्टल, आर्मी, ठीक है, जेल वगैरह वगैरह। अच्छा, जो राज्य को विषय मिला, जो सब्जेक्ट राज्य को दिया गया, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। राज्य के विषय को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2। एक को कहा गया हस्तांतरित विषय। क्या कहा गया? हस्तांतरित या ट्रांसफर सब्जेक्ट। एक को कहा गया आरक्षित या रिजर्व सब्जेक्ट। ये 2 भागों में बांट दिया गया। अब ये मसला क्या था इसको समझिए डियर। देखो, जो हस्तांतरित विषय था तो राज्य में एक राज्यपाल होता था, गवर्नर होता था, आज भी एक गवर्नर होता है। तो गवर्नर किसकी सहायता पे काम करता है? मंत्री परिषद की सहायता पे काम करता है। तो जो हस्तांतरित विषय थे इसके जो मंत्री होते थे इनकी सहायता पर ये काम करता था। और जो मंत्री होते थे ये विधानसभा के प्रति क्या होते थे? जिम्मेदार होते थे। आने की विधानसभा में इनसे सवाल जवाब किया जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब जो आरक्षित विषय थे इस पर जो गवर्नर शासन करता था, यह इसकी एक परिषद होती थी। वो अपनी परिषद के सदस्यों के सलाह पर काम करता था। लेकिन जो इसके परिषद के सदस्य होते थे इनसे विधानसभा में कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में? और ये मलाई वाला पद था, जो अच्छे सब्जेक्ट थे उसको गवर्नर ने क्या कर दिया? रिजर्व कर लिया। और उसके लिए उसके जो मेंबर होते थे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे। कहां पर? विधानसभा में। और जो कम महत्व के विषय थे उनको मंत्रियों को दे दिया गया।
और इसको खास करके जो भारतीय मंत्री थे ज्यादातर थे उनको दे दिया गया और उनकी जिम्मेदारी भी सुनिश्चित कर दी गई, उनसे सवाल जवाब भी किया जाएगा। अब मान लो ये मंत्री हैं, इनको पैसा ना मिले, जिम्मेदारी इनको दुनिया भर की दे दो, तो क्या ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगी। भाई आप तभी काम कर पाओगे जब आपके पास क्या हो? रिसोर्स हो। इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? डायरार्की या द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। आप एक बार और समझ लीजिए, जो विषय थे, सब्जेक्ट थे, जैसे रेलवे, पोस्टल, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के जैसे जेल, प्रशासन, इरिगेशन वगैरह वगैरह, इन सब्जेक्टों को दो भागों में बांट दिया गया। जो केंद्र के लेवल के थे, सेंट्रल महत्व के थे, उसको केंद्र सरकार को हैंड ओवर कर दिया गया। जो राज्य के महत्व के थे, ये राज्यों को दे दिया गया। तो जो राज्यों को विषय मिला, इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक को क्या कहा गया? हस्तांतरित विषय, और एक को आरक्षित विषय। तो हस्तांतरित जो विषय थे वो मंत्री की सहायता से राज्यपाल शासन करता था, और ये मंत्री विधानसभा के प्रति क्या होते थे? जिम्मेदार होते थे। जिम्मेदार का मतलब इनसे सवाल जवाब किया जाएगा। और जो अच्छे सब्जेक्ट थे, जैसे वित्त, फाइनेंस, जहां पे माल वाला काम था, वो उस अच्छे वाले सब्जेक्ट राज्यपाल ने अपने रिजर्व कर लिया। और इसकी जो शासन था, ये अपनी परिषद, इसकी काउंसिल होती थी, काउंसिल के मेंबर की सहायता से काम करता था। और इसके जो मेंबर होते थे, उनसे विधानसभा में कोई सवाल जवाब किया नहीं जाएगा। जैसे एक आपके यहाँ पीएम केयर फंड था, जनता ने पैसा दिया, लेकिन उसको आरटीआई के दायरे से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। उसको आरटीआई के दायरे से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। आने के उस पर कोई सवाल जवाब नहीं होगा। अरे भाई, अब देश ऐसे ही आप लोग याद करिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम सुना होगा, इसको चुनावी चंदा कहते हैं। चुनावी बॉन्ड का नाम सुना है? इसमें जो कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल को क्या दे सकता है? चंदा दे सकता है। तो पहले ये कहा गया, नियम था कि जो चंदा मिलेगा वो पार्टियां बताएंगी नहीं। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट का नहीं, कौन कौन चंदा किस किस पार्टी को लोगों ने दिया है, पूरा नाम डिस्क्लोज करो। सबका नाम क्या हो गया? डिस्क्लोज हो गया। कौन कौन पार्टी कितना चंदा ली है, वो भी क्या हो गया? डिस्क्लोज हो गया। आने कहने का मतलब यह है बेटा कि ये जो परिषद के मेंबर थे, इनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता था, और सारी मलाई वाला पद इन्हीं के पास। क्लियर? आप लोग किसी को डाउट नहीं? समझ में आ रहा है? बोलो भाई पीछे। अभी तो अभी तुरंत आप लोग आए हो, चलो ठीक है। क्यों आ नहीं रहे थे? क्या बात थी? रेगुलर आइए सभी लोग। आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज ज्वाइन रेगुलर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इसीलिए हमने आपको जब 1919 का नियम बताया था, तो एक हमने चीज बताई कि पृथक निर्वाचक मंडल, याद करिए, पृथक निर्वाचक मंडल, जिसको हम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, बताया था मैंने। इसमें मैंने कहा था इस व्यवस्था क्या थी? सेपरेट इलेक्टोरेट। इसके अंतर्गत जो कैंडिडेट होगा वो मुस्लिम होगा, वोट देने वाला भी मुस्लिम होगा, आने के मतदाता भी मुस्लिम, कैंडिडेट भी मुस्लिम, तो जीतने वाला क्या होगा? मुस्लिम होगा। ये पहले सिर्फ मुसलमानों के लिए किया गया 1909 के अधिनियम में, लेकिन 1919 के अधिनियम के द्वारा इसका विस्तार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विस्तार। विस्तार का मतलब इसके अंतर्गत जो यूरोपियंस थे, जो सिख थे, जो एंग्लो इंडियन थे, इनके लिए भी सीटें क्या कर दी गई? आरक्षित कर दी गई। आने इसका दायरा बढ़ा दिया गया। जैसे पहले अपने यहाँ रिजर्वेशन खाली SC ST को मिलता था, 92-93 के बाद से ओबीसी को मिलने लगा, और 2019-20 के बाद कब से और क्या होगा? एक नया जुड़ गया EWS कोटा। आने की यही काम यहाँ किया गया। पहले मुसलमानों को दिया गया, अब और लोगों के लिए रास्ते बढ़ा दिए गए। ठीक, इसीलिए एक लोक सेवा आयोग, अगला फीचर है इसका, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन, हालांकि गठन हुआ था 26 में, लेकिन इसके बारे में इसी अधिनियम में कहा गया था कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए एक पब्लिक सर्विस क्या होगा? कमीशन बनेगा। ये कमीशन कब बना? 1926 में।
आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, साइमन कमीशन। नाम सुना है, साइमन कमीशन। ठीक, साइमन कमीशन। अभी इसके बारे में देखिए, इसी में एक प्रावधान किया गया था अधिनियम में कि 10 वर्ष के बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष के बाद एक वैधानिक आयोग, एक लीगल कमीशन बनाया जाएगा जो यह जांच करेगा कि यह अधिनियम कितना सफल हुआ। ठीक, आई बात समझ में? तो ये प्रावधान इसी में किया गया था। जो साइमन कमीशन बनाया गया था 1927 में, बनना चाहिए कब, 1929 में बनना चाहिए, लेकिन वहां 2 साल पहले बना दिया गया, क्योंकि वहां पर ब्रिटेन में 2 पार्टियों का रूल था, एक थी लेबर पार्टी और एक थी कंजर्वेटिव पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी को यह डर था कि कहीं अगला चुनाव हम हार ना जाएं और लेबर पार्टी की क्या आ जाए, सरकार। और जो लेबर पार्टी थी वो भारतीयों के आजादी की समर्थक थी। क्या थी, भारतीयों के आजादी की समर्थक थी। इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी ने समय के 2 साल पहले ही 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया। और साइमन कमीशन फरवरी 1928 में कहां आता है, भारत आता है। और जहां जहां साइमन कमीशन जाता है वहां साइमन कमीशन 2 बैग के क्या लगाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं। जब वो बॉम्बे पहुंचता है साइमन कमीशन, तो पूरा का पूरा बॉम्बे में क्या कर दिया गया, हड़ताल। और यही जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है तो लाला लाजपत के नेतृत्व में एक रैली निकाली जाती है विरोध के लिए। इसमें पुलिस होता है, इसका नाम होता है सैंडर्स। सुना होगा आप लोगों ने, सैंडर्स। उसने लाला लाजपत को बहुत पिटवाया और वो पहले से बीमार चल रहे थे। उसके कुछ दिन बाद इतना घायल हो गए कि कुछ दिन बाद उनकी क्या हो गई, मौत हो गई। ठीक, उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ने वाली प्रत्येक लाठी क्या होगी, अंग्रेजों के शासन या इनके ताबूत में कील साबित होगी। और उसी सैंडर्स को किसने मारा था, भगत सिंह ने मारा था। हालांकि कोई एविडेंस नहीं था, मारा था, लेकिन मारा भगत सिंह ने ही था, इसीलिए उसको फांसी दी गई। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर है। तो 1919 का अधिनियम बता ले जाएंगे, क्यों नहीं? देखिए, हमने आपके ग्रुप में भेजा था, आप लोगों ने लिखा, किसने लिखा है, लिखी हो सही, दिखाओ कहां लिखी है, सब लिख लिया, बहुत बहादुर हो गई। समझ लिख डाली हूँ, ठीक, वेल डन। देखो, इसमें सारी चीजें हमने लिखवा दिया है। ठीक है, द्वैध शासन क्या था, इसका जन्मदाता क्या था, ठीक है, लियोनिस कार्टियस था। उसके बाद इसने 2 सब्जेक्ट बनाए। ठीक है, इसको उत्तरदायी शासन कहा गया। महिलाओं को इसके अधिनियम का वोट डालने का अधिकार मिला। ठीक, लिख लिया सब लोगों ने ना? ठीक है, देखो इन्होंने लिखा है पूरा, तो हमने भेज दिया था ये सारा का सारा। और आप, हाँ, अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछता है कि भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किस अधिनियम से मिला, तो क्या बताएंगे, 1919 के अधिनियम से। और इस अधिनियम की क्या फीचर है बेटा, और एक एक पढ़ो जरा। हाँ, ये पढ़ा दिया, दूसरी व्यवस्था हो गई। नेक्स्ट, हाँ, सांप्रदायिक आधार पर सिखों के लिए, इंग्लो इंडियन के लिए, यूरोपियंस के लिए इसका क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। ये पॉइंट भी हो गया। देख लो, कुछ छूटा तो नहीं इसमें। एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, जो 1900 कब बनी, 26 में बनी। और कोई पॉइंट,
हाँ, ये देखो बेटा, जैसे आज आपके कितने बजट पेश होते हैं? 2। केंद्र सरकार अपना अलग बजट पेश करती है और राज्य सरकार अपना अलग बजट पेश करती है। तो केंद्रीय बजट को क्या कर दिया गया? राज्य के बजट से अलग कर दिया गया कि केंद्र अपना बजट बनाएगी और राज्य अपना बजट बनाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा, बाकी सब बता दिया है ना, ठीक है। ये है बेटा 1919 का अधिनियम। एक बार और ब्रीफ कर दे रहे हैं आप लोगों को। देखो, 1919 का अधिनियम को मॉन्टेगियो चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है या मॉन्टेगियो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। इसमें हमने बताया कि 1919 के अधिनियम से 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहला कि भारत में द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि जो राज्यसभा और लोकसभा है, इसकी शुरुआत, यानी कि भारत में 2 सदन की शुरुआत इसी अधिनियम से हुई। दूसरी चीज, द्वैध शासन व्यवस्था मैंने बताया कि केंद्र और राज्य के विषयों की पहचान करके जो सेंट्रल लेवल के विषय थे उसको केंद्र सरकार को दे दिया गया, जो राज्य के महत्व के थे वो राज्य सरकारों को दे दी गई, और राज्य सरकार के सब्जेक्ट को 2 भागों में बांट दिया गया। एक को कहा गया हस्तांतरित विषय और एक को कहा गया आरक्षित विषय। तो हस्तांतरित विषय जो कम महत्व वाले थे तो मंत्री की सहायता से राज्यपाल शासन करता था, और मंत्री विधानसभा के प्रति क्या होते थे? जिम्मेदार होते थे। दूसरा था आरक्षित विषय। तो आरक्षित विषय क्या था? जो गवर्नर अपनी परिषद के सहायता से शासन करता था और उसके परिषद के मेंबर जो होते थे वो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार नहीं होते थे। इसीलिए कहा गया था कि 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग बनाया जाएगा जो इस अधिनियम की जांच करेगा कि यह अधिनियम कितना सफल हुआ। इसीलिए साइमन कमीशन का क्या किया गया? गठन किया गया। 1927 में इस अधिनियम की जांच के लिए एक कमीशन बनाया, इसका नाम था साइमन कमीशन। 2 साल पहले क्यों बनाया गया? क्योंकि वहां 2 पार्टी की रूल थी, एक था कंजर्वेटिव की सरकार थी, एक लेबर। तो लेबर पार्टी भारतीयों के आजादी का समर्थक थी, उसको लगा कि कहीं लेबर पार्टी आ जाएगी तो उनको हित में काम करेगी, इसलिए साइमन कमीशन को 2 साल पहले बना दिया। और साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही 3 गोल में सम्मेलन कहाँ होता है? लंदन में, 30 में, 31 में और 32 में। उसके बाद 1935 का अधिनियम पारित होता है। साइमन कमीशन हो गया, ठीक है। उसके बाद इसकी के द्वारा महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। इसी में प्रावधान किया गया था कि जो एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाएगी, किसके लिए? लोक सेवकों की भर्ती के लिए। फिर इसी में महिलाओं को वोटिंग राइट भी दिया गया, ठीक। पृथक निर्वाचक मंडल जो मुस्लिम के लिए दिया गया था 1909 में, इस अधिनियम के द्वारा सिखों, ईसाइयों के लिए भी, यूरोपियंस के लिए भी विस्तार कर दिया गया। तो बेटा ये था 1919 का अधिनियम। बाकी हमने पूरा मटेरियल आपके ग्रुप में क्या किया है? डाल दिया है। आप लोगों ने देखा, ग्रुप में पढ़ा है कुछ, तो उससे क्या कर लेंगे आप लोग? नोट बना लेंगे। क्लियर? इसमें 35 का भी है और 47 का भी है। क्लियर कि नहीं? समझ में कुछ आ रहा है? अब हम लोग अगला अधिनियम पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। आप ग्रुप में जुड़े हैं? उसमें देखिए नोट भेजा होगा, वो आप लिख लीजिएगा वहां से। जितनी अच्छा ठीक है, तो हम उसको दोबारा रीसेंड करवा देंगे, या आप नंबर दे दीजिएगा, अभी वहां जुड़वा लीजिएगा और सर से कह दीजिएगा कि आपको वो मटेरियल क्या करेंगे? भेज देंगे, ठीक है। क्लियर? लिख लेंगी ना घर में, या हम लिखवा दें? हाँ, लिख लीजिएगा आप लोग। भाई आप लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, वनडे वाले तो हो नहीं, तो कुछ तो लिखना पढ़ना पड़ेगा भाई डिटेल में, तो आप लिख लीजिएगा, मैंने सब कुछ कर दिया है। क्लियर? आगे बढ़े। अब अगला देखिए, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, यह सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा था। ये क्या था? ये सबसे बड़ा। इसमें कितनी धाराएं थी? बताओ भाई। 331। भाग कितने थे भाई? और अनुसूचियां कितनी थी? लिखी हो कि नहीं?
हाँ? इसको नहीं लिखा? अरे क्या बात करते हो, नहीं आया था? तो फिर इसको लिखवाते चले और समझाते चले। क्यों भाई, डाल लीजिए हेडिंग। नहीं आया था कोई दिक्कत नहीं है, हमने 35 का नहीं लेगा, कोई बात नहीं। चलिए इसको हम लिखवा ही देते हैं। लिखिए, यह अधिनियम सबसे लंबा और, लिखिए, यह अधिनियम सबसे लंबा और सबसे विस्तृत, यह अधिनियम सबसे लंबा और सबसे विस्तृत दस्तावेज था, सबसे लंबा और सबसे विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं, 14 भाग और 10 अनुसूचियां थीं, जिसमें 321 धाराएं, 14 भाग और 10 अनुसूचियां थीं। लेकिन इसमें प्रस्तावना नहीं था, बाद में जोड़ा गया, लेकिन इसमें प्रस्तावना नहीं। तो एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावना नहीं था, तो क्या बताएंगे? 1935 का भारत शासन अधिनियम। बाद में जोड़ा गया, शुरुआत में इसमें प्रस्तावना नहीं था। ठीक, अच्छा, ये हो गया पहला पॉइंट। यानी कि सभी नियमों में यह सबसे ज्यादा विस्तृत था। एक चीज और हमने बताया होगा, जब आपको हमने सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, तो हमने कहा था आपके संविधान का लगभग 2/3 भाग, मोर देन 60% भाग कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान का सबसे ज्यादा भाग कहां से लिया गया है, तो क्या आंसर होगा? भारत शासन अधिनियम 1935। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, अगला पॉइंट लिखिए। इतना लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डियर। अखिल भारतीय संघ की, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया, जिसमें राज्य और रियासत, समझते हैं रियासत, देशी रियासत को, राज्य और देशी रियासतों, रियासत को एक इकाई की तरह माना गया और देशी रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। राज्य और देशी रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। आगे लिखिए, लेकिन संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आया। लेकिन संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि देशी रियासतों ने, संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। अब क्या लिखेंगे बेटा? क्योंकि देशी रियासतें संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। जो देशी रियासत थी उसमें वो संघ में शामिल होने से क्या कर दी? मना कर दी। इस पॉइंट का मतलब समझिए।
देखिए, भारत जो था उस समय, इंडिया, उसमें दो तरह के शासन थे। वो भाग जो अंग्रेजों के कब्जे में थे, ऐसे भाग जो अंग्रेजों के कब्जे में थे, जैसे मान लीजिए ये जितने हमने गोले बनाए हैं, ये मान लीजिए अंग्रेजों के कब्जे में थे। इसको हम लोग ब्रिटिश भारत कहते थे। क्या कहते थे? ब्रिटिश भारत। भारत के वो भाग जो ब्रिटिश के अंडर में था, ब्रिटिश कंट्रोल में था, इसे हम क्या कहते थे? ब्रिटिश भारत। उसके बाद देसी रियासतें भारत में थी, जो देसी राजवाड़े थे, देसी रियासत, जैसे जूनागढ़ की रियासत, हैदराबाद की रियासत, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, ये बड़ी बड़ी रियासतें थी। मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब बड़ी बड़ी रियासत थी। बाकी छोटे छोटे बड़े मिलाकर 565 देसी रियासत थी। कहीं कहीं आपको 565 मिल जाएगा, एनसीईआरटी में 565 लिखा है और किसी किसी किताब में 552 लिखा है, लेकिन जो एनसीईआरटी का है वही सही है। एनसीईआरटी किताब में कितनी लिखी है? 565। ठीक, इतनी भारत में क्या थी? छोटी छोटी रियासतें थी। ये रियासत जो जिसे राजवाड़े कहते, क्या कहते हैं? राजवाड़े। तो राजवाड़े जो हैं वो कभी भी संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे। जैसे मान लीजिए ये प्रिंसेस हैं बस्ती की, ये गोंडा की हैं, मान लीजिए ये लखनऊ की मतलब बेगम या नवाब जो भी कह लीजिए शासिका हैं ये। अब इनकी एक शान शौकत है भाई। जैसे मान लीजिए कभी अपने दरबार से निकली, जैसे दरबार में गई, राजकुमारी की जय हो, महारानी की जय हो, जो जिस पद पे है, ठीक है, या महाराज की जय हो। अब ये शान शौकत, उसके बाद दासियां अलग, नौकर चाकर अलग, मंत्री अलग, सेना अलग, ये अपना एक रुतबा राजाओं का होता था। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम लोग अपना सब देसी रियासत छोड़ करके जनता की संप्रभुता स्वीकार कर लो। क्यों भाई स्वीकार कर लो? कोई चाहेगा कि हमारे हाथ से शासन चला जाए? जिन पर हमने शासन किया है वो हम पे शासन करेंगे? कभी राजा चाहेगा ये? यही बात थी। इसलिए देसी रियासत ने भारतीय संघ में शामिल होने से क्या कर दिया? मना कर दिया। भाई हम राजा हैं तो हैं, तो हम शामिल होंगे, और जनता हमारे ऊपर शासन करेगी, हमको वोट देके मंत्री और विधायक बनाएगी, जब खुद ही हम राजा हैं। ये मामला था। आई बात समझ में? तो कोई भी देसी रियासत उसमें शामिल नहीं हुई। चलिए आगे लिखिए। आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, जैसे राजा रानी महाराजा जा रहे हैं, राजकुमारी रोड खाली नहीं, महाराज की जय हो, ठीक, 4-6 दासियां लगी हैं, भांक रही हैं पंखा देना। अब उसका जो आनंद है वो कहां मिलेगा? इसमें भाई जनता की संप्रभुता में। इसलिए कोई भी देसी रियासत शामिल नहीं हुई। आगे लिखिए। केंद्र एवं राज्यों के मध्य, केंद्र एवं राज्यों के मध्य 3 सूचियों के आधार पर, केंद्र और राज्यों के मध्य 3 सूचियों, सूची 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। ये 3 सूचियां क्या थी भाई? इसमें 3 बना दी गई। एक को कहा गया संघ सूची, एक को कहा गया राज्य सूची, और एक को कहा गया समवर्ती सूची। उस समय समवर्ती सूची में 36 विषय थे, राज्य सूची में 54 थे, और संघ के पास 59 सब्जेक्ट थे। आज के समय में अलग है, इसमें गणना का आधार पे 100 है, इसमें 61 है, इसमें 52 है। आज के समय में जो आपके संविधान में है, इसमें कितना है? 52, इसमें कितना है? 61, इसमें कितना है? 100। एबीसीडी करेंगे तो 100 आएगा। ठीक, तो ये आपकी क्या थी? 3 सूचियां बना दी गई, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। इसको लिख लीजिए, ऐसे विषय लिख लीजिए। 3 सूचियां कौन कौन सी थी? ये तीनों लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए।
अगला पॉइंट लिखिए। हो गया बेटा? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? अगला पॉइंट लिखिए, अवशिष्ट शक्तियां। क्या लिखेंगे बेटा? अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां लिखिए, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी गई? वायसराय को। ये अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है? रेजिडुअरी पावर, गुड, जो तीनों लिस्ट में शामिल ना हो। जैसे इसको समझ लो बेटा, अवशिष्ट शक्तियां का मतलब क्या है? जैसे आजकल AI आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अगर इस पर कानून बनाना हो, ना तो यह राज्य के विषय में है, ना समवर्ती सूची में है, ना केंद्र के विषय में है। इस पर कानून कौन बनाएगा? आपकी केंद्र सरकार बनाएगी। तो ऐसे ही कहा गया कि अगर कोई नया विषय आता है, कोई नया विषय जुड़ता है जो इन तीनों में ना हो, तो उस पर नियम कौन बनाएगा? तो उस समय वायसराय बनाता था। कौन बनाता था? वायसराय। और आज के डेट में कौन बनाता है? केंद्र सरकार। इसे कहते हैं रेजिडुअरी पावर या अवशिष्ट शक्तियां। यह आपके संविधान में किस आर्टिकल में है? 248 में है। आज के समय में प्रेजेंटली दिस प्रोविजन अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 248 के अंतर्गत है। इसे हम कहते हैं रेजिडुअरी पावर। जैसे ठीक है, रेजिडुअरी पावर का मतलब ऐसे विषय जो नए हो, जो तीनों सूचियों में ना हो, उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। उस समय कौन बनाता था? वायसराय। किसको दे दिया गया? वायसराय को दे दिया गया। ये बात क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ पा रही हो? बोलो भाई आप लोग, कोई डाउट नहीं बेटा? चलिए आगे लिखिए। नेक्स्ट, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था जो 1919 में हमने पढ़ाया था अधिनियम में, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और प्रांतीय स्वायत्तता और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किया गया। और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता। ये ऑटोनॉमस बॉडी क्या होता है बेटा? ये स्वायत्त संस्था क्या होती है? कहते हैं ऑटोनॉमस बॉडी है। जैसे बैंक है, यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब ऑटोनॉमस बॉडी होती है। ये ऑटोनॉमस बॉडी क्या होता है? जिस नहीं, हाँ, वो बात डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का डेली अपने काम के लिए नियम खुद बनाएगा। अब एग्जाम कब होगा ये राज्य सरकार नहीं डिसाइड करेगी। विश्वविद्यालय कक्षा 10 बजे से चलेगी कि 9:30 बजे से चलेगी, ये राज्य सरकार डिसाइड नहीं करेगा, ये विश्वविद्यालय डिसाइड करेगा। यानी कि जो डे टू डे प्रशासन है वो कौन डिसाइड करता है? वह संस्था खुद करती है। ऐसे संस्थाओं को हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस बॉडी कहते हैं। तो राज्यों में क्या स्टार्ट हो गया? प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हो गई। अगला पॉइंट लिखो, द्वैध शासन प्रणाली को, नेक्स्ट, द्वैध शासन प्रणाली को केंद्र के स्तर पर लागू किया गया। द्वैध शासन प्रणाली को केंद्र पर लागू करने का प्रावधान किया गया। द्वैध शासन प्रणाली को अब ऐसे लिख लो, द्वैध शासन प्रणाली को अब केंद्र के स्तर पर, अब केंद्र के स्तर पर लागू करने का प्रावधान किया गया।
लेकिन यह प्रावधान केंद्र के स्तर पर लागू नहीं हुआ। लेकिन यह प्रावधान केंद्र के स्तर पर लागू नहीं हुआ। आई बात समझ में? क्लियर? ये पूछता है बहुत एग्जाम में। आई बात समझ में? जितने मैंने पॉइंट लिखाए हैं, ऑल पॉइंट्स आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा ना गया हो। समझ रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट, दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए, दलित जातियों, दलित दलित समझते हैं ना, दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए, और मजदूर वर्ग के लिए निर्वाचन की व्यवस्था कर, निर्वाचन की व्यवस्था करके, अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार कर दिया गया। अब देखो कैसे विस्तार किया गया। 1919 में खाली मुस्लिम, 9 में, 19 में मुस्लिम के साथ से ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, और इसमें महिला, मजदूर और एससी के लिए भी कर दिया गया। यानी कि पंजीरी बंटना शुरू हो गया। सबको धीरे 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 क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। ये इसका मतलब है इस पॉइंट का। नेक्स्ट लिखिए बेटा। अगला, देश की मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए, देश की मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। देश की साख एवं मुद्रा, साख एवं मुद्रा के नियंत्रण के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या की गई? स्थापना की गई। अगला लिखिए। 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1937 में, अधिनियम 35 का है, लेकिन इसी अधिनियम के द्वारा 1937 में क्या किया गया? संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, देखो पहले राज्य के लेवल पे क्या था? हाई कोर्ट, और देश के लेवल पे इसको बना दिया संघीय न्यायालय को। संघीय न्यायालय के स्थान पर ही आज आपका क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपका हाईएस्ट कोर्ट है। उस समय अगर आप मुकदमा हाई कोर्ट में हारते तो संघीय न्यायालय में जाते, जिसको फेडरल कोर्ट कहते थे अंग्रेजी में। अगर वहां मुकदमा हार जाते तो उसकी अपील इंग्लैंड में होती थी, जहां पे प्रिवी काउंसिल बैठती थी। क्या बैठती थी? प्रिवी काउंसिल बैठती थी। प्रिवी काउंसिल के मेंबर की नियुक्ति वहां का सम्राट या राजा करता था। वह उस समय सबसे बड़ी अदालत थी। बात समझ में? अब हमारी आनी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो जगह लिया है, किसका लिया है? फेडरल कोर्ट का, और पावर प्रिवी काउंसिल का, क्योंकि वह उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं। चलो सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ाएंगे तो वो चीजें आप लोगों को बताएंगे। इतनी बात समझ में आ गई?
ऑल क्लियर। अगला लिखिए बर्मा, जिसे म्यांमार कहते हैं, लिख लीजिए बर्मा ब्रैकेट में म्यांमार 1937 में भारत से क्या हो गया, अलग हो गया। बर्मा या म्यांमार 1937 में भारत से क्या हो गया, अलग हो गया। जाने दो भाई, जाने वालों को कौन रोक पाएगा, रोक पाओगे, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगला नोट करिए माय डियर, 1937 का विधानसभा का चुनाव, 1937 के विधानसभा का चुनाव इस अधिनियम के लागू होने के, 1937 का विधानसभा चुनाव इस अधिनियम के लागू होने के परिणाम स्वरूप हुआ, लागू होने के परिणाम स्वरूप हुआ। यानी कि जब यह अधिनियम लागू किया गया उसके बाद 1937 का क्या हुआ, चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ। आगे लिख लीजिए पॉइंटर, इस अधिनियम को पंडित नेहरू ने क्या कहा था, इस अधिनियम को पंडित नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। अनेक ब्रेक, ब्रेक समझते हैं ना, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित, इसमें इंजन नहीं है, इंजन रहित गाड़ी कहा था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा कहा था, सड़ा गला कहा था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा गला मतलब किसी काम का नहीं है कहा था। इसने मोहम्मद अली जिन्ना ने। इतनी बात समझ में आ गई। कहाँ जाना है, एसएससी पीछे वाले में चल रहा है, ठीक है। तो 1935 का अधिनियम कोई बता पाएगा, माई का लाल या लाली, कौन बताएगा, बता ले जाओ, पक्की बात है। क्यों विद्या रानी लो, समझ में कुछ आ रहा है, हाँ बताओ बेटा। रुकावट ज्यादा है और इंजन है ही नहीं है, मतलब किसी काम का नहीं है, खाली दिखावा है, ये है मतलब उनका अपना ये कहना था, स्टेटमेंट था उनका। बोलो भाई बच्चों, 1935 का अधिनियम क्लियर की आल क्लियर, क्लियर आल क्लियर मत कहिएगा, आल क्लियर का मतलब सब सफा, कुछ समझ नहीं था, ठीक है। बिटिया समझ पा रही हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जिसका पहला दिन है वो घबराए नहीं, अभी तो खेला शुरू हुआ है, अभी तो पूरी संविधान बाकी है ना। तो क्या गुस्सा हो रही है क्या, हाँ गुस्सा ना होना भाई, क्या नहीं, पूछ लो कोई दिक्कत नहीं, ये क्लियर है ना, रिपीट तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक। 1947 का भी लिख लो, 2-4 लाइन लिखवा दे, लिख लो। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लिख लीजिए। और एक आध पॉइंट अगर छूटा होगा मैं नोट भेजूंगा, उससे अपना चेक करके एक बार लिख लेना, ठीक है। बाकी मेन हमने लिखवा दिया है, अगर कोई पॉइंट मिस होगा तो नोट में मेरे लिखा है, मैं भेज दूंगा, उससे लिख लेना आप लोग, क्लियर। चलो भाई लिख लो, देखा जाएगा जो होगा। देखिए 20 फरवरी 1947 को, 20 फरवरी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम,
पहला पॉइंट लिखिए 20 फरवरी 1940, यही तो बोला है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली, ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली, अब नाम ही ऐसा है तो हम क्या करें, क्यों भाई? अब चिंटू पिंटू होता तो हम लोगों को भी याद होता, लेकिन ऐसा टेढ़ा नहीं है, सिंपल है। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की 30 जून 1947 को, कब? 30 जून 1947 को, 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और सत्ता समझते हैं ना? और सत्ता, पावर या सत्ता उत्तरदायी भारतीयों के, रिस्पॉन्सिबल इंडियन, उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में क्या कर दी जाएगी? सौंप दी जाएगी। मतलब भारत का शासन इंडियंस को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने विभाजन के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। इस घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? विभाजन के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। कहा कि भैया बांटो और भागो। ये क्या बज रहा है बेटा? कुछ है क्या कॉलेज में? माइक चल रहा है। आगे लिखिए। दरवाजा के तो बंद करे यार, यहाँ नॉइस आ रही है। आगे लिखिए 3 जून, दरवाजा बंद कर दो। लिखिए 3 जून 1947 को, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। 3 जून 1945 को ब्रिटिश पीएम ने फिर स्पष्ट किया, 3 जून 1947 को ब्रिटिश पीएम ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित, 3 जून 1947 को ब्रिटिश पीएम ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा, 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू होगा, जो इसे, उन क्षेत्रों पर लागू होगा जो इसे क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। ठीक, उससे क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। और उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो स्वीकार नहीं करेंगे। क्लियर? आगे लिखिए। इसी दिन 3 जून 1947 को, अगला पॉइंट लिखिए बेटा। इसी दिन 3
जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं, माउंटबेटन योजना कहते हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि अब देश का क्या होगा, विभाजन होगा। लीग ने भी स्वीकार कर लिया और कांग्रेस ने भी, दोनों ने स्वीकार कर लिया। आगे नोट करिए, इस अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत और पाक, इस अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाक दो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किए गए। भारत और पाक दो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किए गए, जिन्हें राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार होगा, जिन्हें राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार होगा। अब ये राष्ट्रमंडल क्या है और संप्रभु क्या है? अधिकार होगा, और जिन्हें राष्ट्रमंडल से अलग होने का क्या होगा, अधिकार होगा। अगला पॉइंट लिखिए, फिर समझाते हैं। 2 पॉइंट हमने बोर्ड पे लिखा, भी समझा रहे हैं इसका मतलब क्या है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, वायसराय का पद समाप्त करके, वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों के लिए, दोनों डोमिनियन राज्यों के लिए गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। दोनों डोमिनियन राज्यों के लिए, मतलब भारत और पाकिस्तान के लिए, राज्यों के लिए गवर्नर जनरल का पद, गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर, नए राज्य की कैबिनेट की सिफारिश पर, नए राज्य की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश ताज को करनी थी। ब्रिटिश ताज माने जो ब्रिटेन का राजा या महारानी होगी, ब्रिटिश ताज को करनी थी, जिस पर ब्रिटेन का कोई नियंत्रण नहीं होगा, जिस पर ब्रिटिश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट लिख लो चाहे ब्रिटिश ताज लिख लो, ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश ताज को करनी थी, जिस पर ब्रिटिश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। नहीं समझ पाए क्या आप लोग? समझाते हैं, चलो एक एक करके समझाते हैं। लिख लिया ना सब लोगों ने? बस ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे कि दो राज्य बने,
सब दो संप्रभु राज्य बने, एक भारत बना और एक क्या बना, पाकिस्तान। तो संप्रभु का क्या मतलब है? दो संप्रभु राज्य बने, यही तो लिखवाया है मैंने कॉपी में। ये संप्रभु का मतलब क्या है? जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, याद करिए माय डियर, प्रस्तावना पढ़ाया था। उसमें हमने आपको संप्रभुता बताई थी कि संप्रभुता का मतलब क्या है। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि जैसे भारत यानी कि हम लोग, हमारा देश अपनी आंतरिक और बाह्य नीति को बनाने के लिए क्या है, फ्री है। हम किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। यानी कि भारत सरकार अपने देश के नियम कानून को बनाने के लिए क्या है, आजाद है, स्वतंत्र है। हम किसी विदेशी ताकत, सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। इसे क्या कहते हैं, संप्रभुता या संप्रभु राज्य। तो यानी कि दो ये जो संप्रभु राज्य बने वह अपने देश के नियम कानून, अपने देश का शासन चलाने के लिए क्या हो गए, आजाद हो गए, फ्री हो गए। इसका ये मतलब है। और जिन्हें राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार होगा। ये राष्ट्रमंडल क्या है बेटा? अब हम कहें मैंगो, आपने कहा आम, तो कॉमनवेल्थ तो है ही, अंग्रेजी में कॉमनवेल्थ कहते हैं, हिंदी में राष्ट्र। हाँ, वेरी गुड। ऐसे देश जो कभी ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे, उन देशों के संगठन को क्या कहते हैं, राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ नेशन कहते हैं। लगभग इसमें कितने देश हैं, 54 कंट्री थे जो कभी न कभी ब्रिटिश के क्या थे, उपनिवेश थे, या ब्रिटेन के क्या थे, ये सब गुलाम या उनके स्लेव या उनके अंडर में थे। इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ नेशन। आप लोग सुने होंगे कॉमनवेल्थ गेम, सुनते होंगे। तो कॉमनवेल्थ गेम का मतलब उसमें वो देश भाग लेते हैं जो कभी ब्रिटेन के अंडर में थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, ठीक, और उसके बाद अमेरिका, ठीक, कनाडा, ये सब किसके देश, किसके अंडर में थे, ब्रिटिश इंपायर के थे। कहा जाता है कि दुनिया में ब्रिटिश इंपायर का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, इतना बड़ा इनका साम्राज्य था भाई। अमेरिका से लेकर के पूरा एशिया से लेकर के यूरोप से लेकर के ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट तक, तो इनके साम्राज्य में कहीं न कहीं सूरज तो दिखेगा ही दिखेगा। इसीलिए क्या कहते थे कि ब्रिटिश इंपायर का सूरज कभी अस्त नहीं होता है। आप देखो कितने बड़े में होगा, छोटे से बंदर के रूप में बैठे हैं भाई। ब्रिटेन कितना बड़ा है, छोटा सा तो कंट्री है। अब क्या हो गया, सारे जितने उपनिवेश थे सब क्या हो गए, अलग हो गए, अपनी आजादी की क्या कर दिए, घोषणा कर दी। क्लियर? अब क्या किया गया, जो वायसराय का पद था, वायसराय का, इसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि देश क्या हो गया, आजाद हो गया। अब इसके जगह एक गवर्नर जनरल का पद क्रिएट किया गया। जैसे सी राजगोपालचारी का नाम सुने होंगे और उधर जिन्ना का नाम सुने होंगे। ये लोग क्या थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, भारतीय गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालचारी। उधर जिन्ना था पाकिस्तान में, हमारे यहाँ कौन था, सी राजगोपालचारी। इनकी जो नियुक्ति होनी थी, जो हमारे यहाँ संविधान सभा बनी थी, या जिसको हम लोग अंतिम सरकार कहते थे, इंतिम गवर्नमेंट कब बनी थी, 2 सितंबर 1946 को। हमारे यहाँ जिसके प्रधान, किसके नेतृत्व में, पीपी नेहरू के नेतृत्व में। तो जो कैबिनेट जिसका नाम भेजेगी, उसी की नियुक्ति कौन करेगा, ब्रिटिश सम्राट करेगा। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा। यही पॉइंट है बेटा, मैंने जो लास्ट में लिखवा है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को, समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो भाई, बोलोगे नहीं तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि आप समझे कि नहीं समझे। ठीक है, अगर कोई डाउट हो मैं रिपीट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। गवर्नर जनरल कब से खत्म हो गए, अब तो राष्ट्रपति गवर्नर है।
जब संविधान लागू हुआ, जब प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया, खत्म। जब आपका संपूर्ण संविधान लागू हुआ और प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया, उसके बाद खत्म। अब ये सावधान, ये पूरा सबको समझ में आ गई भाई? कोई डाउट तो नहीं किसी को? 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, पंखा नहीं चल रहा है यार, तो तुम लोग तो गर्मी में परेशान हो। इधर बैठ जाओ, इधर, या वहीं बैठे रहोगे? अगर बैठना चाहो तो इधर बैठ जाओ, जब पंखा चल रहा है, नहीं तो लाइट का इंतजार करो। चलो, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया भाई इस क्लास में? देखो बेटा, संविधान का विकास हम लोगों ने पढ़ लिया। कहां तक? दो में, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन और एक ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के अधीन, यानी कि 1773 से लेकर के 1858 तक, यहाँ 1858 से लेकर के 1947 तक। ये टॉपिक हम लोगों का क्या हो गया? कंप्लीट। अब जो नहीं आए हैं या जिनका छूट गया है, उनके साथ क्या सलूक किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? हाँ, बोल तेरे संग क्या सलूक किया जाए? बताओ भाई, आप लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए? छोड़ दिया जाए, छोड़ ना दिया जाए? हमने ग्रुप में पूरी पीडीएफ इसकी डलवा दी है। इसमें क्या करेंगे आप लोग? यहाँ से पीडीएफ, अगर किसी का नाम नहीं जुड़ा है तो अपना नाम क्या करेगा? जुड़वा लेगा, और दोबारा क्या करेगा? उसको मान लेगा या ले लेगा। और क्या करेंगे? शुरू से लेकर के जितना मैंने पढ़ाया है, जितनी पीडीएफ भेजी है, उसके प्रॉपर वे में क्या बनने चाहिए? नोट कंप्लीट होने चाहिए। ये हो गया। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था प्रस्तावना। क्या पढ़ा था? प्रस्तावना और संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ये टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इतना हमारा संविधान में क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है, इसमें दो टॉपिक और पढ़ना। हाँ, एक हम लोगों ने सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लिया है भाई, क्यों आप लोग भूल जाते हैं? संविधान के स्रोत, ये इतने टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है भाई, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा। डाल लीजिए हेडिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, CONSTITUENT, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ASSEMBLY। अंग्रेजी भी लिख लिया करो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या इसको क्या कहते हैं? संविधान सभा। लिख लिया? चलो भाई, इसके बारे में कुछ आप लोग कुछ बताएं थोड़ा बहुत। बाकी नोट्स हमने भेज दिया है, बाकी ग्रुप में पहुंच जाएगा फटाफट। पहुंच गया कि नहीं? नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंचा है, अभी आ गया है। देखो, नोट्स पहले ही पहुंच गया आपके ग्रुप में। हमने कहा कि आप लोगों को नोट क्या किया जाए? पहले पहुंचा। देखो भाई, हमारी क्लास जो है बड़ी रफ्तार से चलती है। अभी हम थोड़ा ब्रेक में चल रहे हैं, क्योंकि संख्या आप लोगों की क्या थी? कम थी। कल से 2-2 क्लासेस स्टार्ट होंगी, आई बात समझ में? और संख्या जैसे बढ़ेगी 3 स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोगों की क्लासेस की टाइमिंग कल से बढ़ जाएगी। ठीक, 2 क्लास चलेगी, ठीक है भाई? तैयार रहिएगा मेंटली, खाना वाना लेके आइएगा मेरा भी, ठीक है? हमने खाना अपना से अपना। अरे 2 क्लास का मतलब 3 दिन, उसमें कौन सा भागवत तो सुनना है यार। कल से ऐसे भी हम फंडामेंटल राइट शुरू कर देंगे, ऐसे मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है? बकवास वाले धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? साइड लाइन। वो अरे नागरिकता, अरे पढ़ाएंगे सब, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे।
जो आपके सिलेबस में है एक सिंगल चीज आपकी नहीं छूटेगी, ये आप माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। और क्लास हमारी टाइम टू टाइम चल रही है, मतलब जो जितना सिलेबस में है वो सारी चीजें हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक, क्लियर? तो अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये थी क्या? संविधान सभा क्या थी? संविधान सभा की मांग कब की गई? पहली बार किसने मांग किया? बाल गंगाधर तिलक ने। बिल्कुल सही बात कि संविधान सभा की पहली बार मांग 1895 में किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भाई इनका मानना था कि भारत का संविधान कौन बनाए? हम लोग खुद बनाए। इनका एक स्वराज विधेयक था। क्या नाम था? स्वराज विधेयक। इसी के माध्यम से इन्होंने क्या मांग किया था कि हम संविधान सभा का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। तो आप लोग इस पॉइंट को क्या करेंगे? लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। बड़ी समस्या है यार, कहीं कहीं जो है क्लासें नहीं चल रही है। तो आप लोग खुश नसीब हो कि आप लोगों की क्लास चल रही है। कितने सेंटर में अभी शुरुआत नहीं हुआ है जी लोग, क्लासेस आप लोगों की समय से स्टार्ट हो गई हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए, पहली बार संविधान सभा की मांग पहली बार संविधान सभा की मांग 1895 में 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से किया गया। बाल गंगाधर तिलक या शॉर्ट फॉर्म में बीजी तिलक 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा पहली बार मांग स्वराज विधेयक के माध्यम से किया गया। स्वराज विधेयक के माध्यम से किया गया। क्लियर? अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट 1922 में, अगला पॉइंट 1922 में गांधी जी ने 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा बनाने की मांग की। 1922 ईस्वी में गांधी जी का मतलब महात्मा गांधी, पूरे इतिहास में एक ही गांधी हैं। वो कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जब हम बोले तो समझ जाइए क्या, राहुल गांधी मत समझ जाइएगा। गांधी का मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी क्या लिखे हैं? 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की। अच्छा, एक आप लोगों ने सुना होगा लॉर्ड बर्किनहेड का नाम। लॉर्ड बर्किनहेड ये भारत सचिव था, बड़ा बदमाश आदमी था ये लॉर्ड बर्किनहेड। एक इसमें नेहरू रिपोर्ट आप लोग नाम सुने होंगे, नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी। नेहरू रिपोर्ट जिसमें मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के क्या थे, पिताजी थे, सुभाष चंद्र बोस भी इसमें क्या थे, शामिल थे। इसमें हुआ क्या, लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को चैलेंज किया कि तुम लोग संविधान 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 करते हो, आजादी की बात करते हो, एक संविधान तुम बना के दिखाओ जो सभी को क्या हो, स्वीकार हो, मान्य हो।
इस चैलेंज को, लॉर्ड बर्केनहेड के चैलेंज को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या बना दी, एक कमेटी या समिति बना दी, जिसे क्या बनाना था, भारत के लिए एक संविधान का ड्राफ्ट या मसौदा तैयार करना था। इस कमेटी ने अपना स्टडी किया, फंडामेंटल राइट, अधिकार, स्वतंत्रता इत्यादि से लेकर के एक ड्राफ्ट तैयार करके क्या किया, अंग्रेजों के सामने पेश किया। लेकिन इसमें जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो इस बात को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। यानी कि जो संविधान इन लोगों ने संविधान का ड्राफ्ट बनाया, संविधान का जो ड्राफ्ट बनाया, आउटलेयर जो बनाया, उससे मोहम्मद अली जिन्ना क्या हो गया, भड़क गया, क्योंकि उसमें कहीं भी पाकिस्तान के निर्माण की बात नहीं की गई थी। इसलिए जिन्ना ने उसका क्या किया, विरोध किया और इसी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में उसने 14 सूत्री मांग प्रस्तुत कर दी। इसमें जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग कर दी। आई बात समझ में, जो अंततः कांग्रेस ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, इनकार कर दिया। इस तरह से नेहरू रिपोर्ट क्या हो गई, खत्म। इसीलिए 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन होता है। कहां पर, लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता पीटी नेहरू ने किया था। किस नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर लाहौर में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसी में पीटी नेहरू ने कहा था कि अगर नेहरू रिपोर्ट को 1 साल के अंदर नहीं माना गया तो हम स्वतंत्रता के नीचे किसी भी बात से सहमत नहीं होंगे। स्वतंत्रता का मतलब कंप्लीट आजादी, और हम 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे। इसीलिए आपके संविधान को कब लागू किया, 26 जनवरी को ही लागू किया गया। ये हिस्टोरिकल डेट यहीं से निकल करके आया था। क्लियर? चलो अगला पॉइंट लिखो। बात आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर है कि ऑल क्लियर है? क्लियर होना चाहिए, ऑल क्लियर नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखिए माय डियर। 1928 में नेहरू समिति ने 1928 में नेहरू समिति ने संविधान का एक मसौदा, लिखोगे कि ड्राफ्ट लिखोगे, मसौदा, संविधान का एक मसौदा पेश किया। संविधान का एक ड्राफ्ट या मसौदा पेश किया। ड्राफ्ट लिख दो, आप लिख करके मसौदा लिख दो। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे डियर। 1934 में एमएन रॉय, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1934 में एमएन रॉय, एम रॉय के द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा बनाने की 1934 में एमएन रॉय के द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा बनाने की क्या की गई, मांग की गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि औपचारिक रूप से किसने संविधान सभा बनाने की मांग की थी? किसने किया था? एमएन रॉय ने किया था। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलो आगे लिखो डियर, क्या हो गया भाई? 1935 में, अगला पॉइंट लिखो, 1935 में कांग्रेस के द्वारा, 1935 में कांग्रेस के द्वारा, इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा बनाने की मांग की गई।
एक आप लोगों ने अगस्त प्रस्ताव सुना होगा, ना होगा, 1940 में। एक व्यक्ति था, लॉर्ड लिथगो, वायसराय था। उसने कहा था कि 1940 में इसने प्रस्ताव दिया था कि हम लोग क्या बनाएंगे, जब हम लोग अंग्रेज भारतीय हमारी सहायता करें तो हम जब वार खत्म हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार 39 से स्टार्ट होता है, तो भारतीयों को संविधान बनाने के लिए हम लोग विचार करेंगे। ये नहीं कहा कि करेंगे, माने विचार सरकार करेगी। लिख लीजिए 1940 में, 1940 में संविधान सभा के गठन का विचार करने को ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रैकेट में लॉर्ड लिथगो के द्वारा कहा गया। लॉर्ड लिथगो लिख लोगे, के द्वारा कहा गया। उसके बाद लिखिए 1942 के लिखिए क्रिप्स प्रस्ताव कहा गया। लॉर्ड लिथगो, ब्रैकेट बंद, के द्वारा कहा गया। तो लिखिए हेडिंग क्रिप्स प्रस्ताव 1942। क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव 1942। इसमें क्रिप्स एक आता है अपना शिष्टमंडल लेकर के, जिसमें एबी अलेक्जेंडर क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस 3 लोग होते हैं, और कहते हैं भारत आकर के कि आप लोग हमारी क्या करिए, सहायता करिए, किसमें, वर्ल्ड वार में, और जब वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा तब हम आपको संविधान सभा बनाने के लिए क्या करेंगे, मौका देंगे या विचार करेंगे। गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। अरे अभी बताओ तब क्या बताओगे, कहीं बात से मुकर गए तो, जैसे बहुत लोग वादा कर लेते हैं, आप लोग भी करते होंगे, और गाना भी है, वादा कभी न करना, नहीं क्या भाई, सुने होंगे, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। तो वही हाल अंग्रेजों ने वादा कर लिया। लिख लीजिए क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से, क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव, द्वितीय विश्व युद्ध की संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, समाप्ति के बाद गठन करने का विचार ब्रिटिश सरकार करेगी। गठन करने का विचार ब्रिटिश सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि आप लोग क्या करिए, हमारी सहायता करिए, और जब हम वार जीत जाएंगे तब हम आप लोगों के लिए संविधान सभा के गठन का क्या करेंगे, विचार करेंगे। लिख लीजिए गांधी जी ने इसे क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक, लिख लेंगे ना, POST, पोस्ट डेटेड, DATED, डेटेड चेक, CHEQ, लिख लेंगे ना, पोस्ट डेट। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। अरे हिंदी में लिख लो पोस्ट डेटेड चेक, अंग्रेजी में लिखा है तो कोई जरूरी है अंग्रेजी में, क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और उसी के विरोध में क्या शुरू कर दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। वो इतिहास में पढ़ाया जाएगा, जो हमारे काम की चीज थी उतना मैंने बता दिया। आगे लिखिए। अब संविधान सभा का गठन कब किया गया था, हाँ लिखो, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना, लिख लोगे ना, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946
के अंतर्गत 1946 के अंतर्गत किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया। कैबिनेट मिशन योजना में कितने लोग थे? 3। कौन कौन? पैट्रिक लॉरेंस वो अध्यक्ष था, एबी अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ये 3 थे। ठीक है भाई, ये पूछा गया है एग्जाम में कि कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन था, तो क्या बताएंगे? पैट्रिक लॉरेंस पूछा गया है, विशेष ने पूछा है, या ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। ठीक, तो आपका संविधान सभा बन गई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? चलिए अगला पॉइंट लिखिए। चलिए पहले संविधान सभा का निर्वाचन कर लेते हैं, पहली बैठक कभी लिखवाएंगे हैं। अगला पॉइंट लिखिए, नोट। नोट पैसे वाला नोट जानते हैं? NOT, ये पैसे वाला नोट है। लिखिए, पार्टी के रूप में सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया। पार्टी के रूप में संविधान सभा के गठन की मांग किसने किया था? स्वराज पार्टी ने किया था। स्वराज पार्टी जानते हैं? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने जिसको बनाया था। कांग्रेस से अलग होकर के जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था 1923 में, 22 में लिया था, 23 में बनाया था। नहीं समझ गए क्या आप लोग? अरे इतना इतिहास तो पढ़ा होगा यार, नहीं पढ़ा? पढ़ा। अब लिखिए, हेडिंग डालिए, संविधान सभा का निर्वाचन। संविधान सभा का निर्वाचन, इसमें कुल मेंबर कितने थे भाई? 389। ये कुल सदस्य थे, मेंबर लिख लीजिए, 389 कुल सदस्य लिख लीजिए। चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में। चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में। 10 लाख पर 10 लाख पर कितना? एक व्यक्ति को चुना जाना था। 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना जाना था। और चुनाव पद्धति कैसे थी? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्यों भाई? जो इसका इलेक्शन था ये डायरेक्ट था कि इनडायरेक्ट था? इनडायरेक्ट था। निर्वाचन पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं ये मेंबर चुने कहां से गए थे? ये मेंबर जो थे ये चुने कहां से गए थे? निर्वाचक मंडल से। निर्वाचक मंडल में कौन शामिल थे? राज्यों की विधानसभाएं या प्रांतीय विधान सभा के जो मेंबर थे यही किसको चुने थे? निर्वाचक मंडल से मेंबर जो चुने थे।
अच्छा 389 में जो बांटा गया ये 296 जो इसमें दिख रहा है बेटा, ये 296 जो मेंबर थे, इनका निर्वाचन ब्रिटिश भारत से होना था। कहां से होना था? ब्रिटिश भारत से होना था। और जो 93 थे, इनका जो मनोनीत किए जाते थे, इनका क्या होना था? ये मनोनीत किए जाएंगे। कहां से? देसी रियासत से। ठीक, इसमें भी दो पार्ट था, 292 और 4। 292 थे, इसको दो पार्ट में देख लो बेटा, 292 और एक तरफ लिख लो 4। तो जो 292 थे ये प्रांतों से थे। कहां से थे? प्रांतों से थे। 4 जो है उसमें चीफ कमिश्नरी थी। चीफ कमिश्नरी थी। दिख रहा है? चीफ कमिश्नरी 4 कौन कौन थी? अजमेर, दिल्ली, दुर्ग और बलूचिस्तान। अजमेर, अजमेर, कुर्ग, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान और दिल्ली, ये 4 चीफ कमिश्नरियां थी। जैसे आज के समय में आपके यूनियन टेरिटरी होता है, ऐसे 4 कमिश्नरी थी। एक कुर्ग था और एक अजमेर था, एक बलूचिस्तान और एक दिल्ली। ये 4 कमिश्नरियां थी। ये कुल मिला करके आपकी क्या थी? संविधान सभा का यहां से निर्वाचन होना था। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो चुनाव परिणाम डालो हेडिंग, ये लिख लिया आप लोगों ने? अभी समझा रहे। लिखो लिखो लिखो। टाइम कितना हो गया? 37 हो गया। चलो अच्छा, चुनाव परिणाम कौन कौन कितनी सीट जीता? देखिए 208 सीटें थी। इसमें 100 कुल सीटें कितनी थी? इसमें 199 सामान्य सीटें थी। 3 सिख, 3 मुस्लिम। चलो इसको डाटा हम भेज देंगे, लिख लेना। ठीक है, परेशान नहीं है, ये सब लिखा हुआ है, भेज देंगे, लिख लेना। ठीक, इतना लिख लिया ना, बाकी चीजें लिख लेना। बाकी समराइज कर दें, फिर वाले क्लास स्टार्ट होनी है। ठीक है, अच्छा। और अभी हम इसका संविधान सभा का पूरा नोट भेजेंगे। ठीक है, किसका? संविधान सभा का। आप लोग क्या करिएगा? लिख लीजिएगा। है बात समझ में? आज का मतलब आज ही, जिसे कल हमें ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, ज्यादातर समझाएंगे। और कोई क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट समझ में आ रहा है? अच्छा, ये वाला जब आपको प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे तो इसमें समझाएंगे आनुपातिक और एकल संक्रमण। इसमें क्या होता है बेटा? जो वोटर होता है, जैसे ABCD,